हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास का लास्ट लेक्चर, जो कि है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड रिलेशन जो है ना, ये बहुत ही पुराने समय से हमको देखने मिले हैं। देखिए, हम जब एंशिएंट टाइम से ही यूरोप के साथ में क्या करते हैं, ट्रेड करते आ रहे हैं। 15th सेंचुरी से ही यूरोप में डिस्कवरी का टाइम चल रहा था। यूरोपियंस नए एरिया और कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी करने में लगे हुए थे। जैसे कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो यह वो समय है जब दुनिया भर के देशों को भारत के मसाले, कपड़े और दूसरी अनमोल चीज़ों की बहुत ही चाह थी। भारत तक पहुंचने के रास्ते जो हुआ करते थे काफ़ी लंबे और बहुत ही खतरनाक थे। लेकिन इन रास्तों की खोज में यूरोप के कई देशों ने अपनी कश्तियां समुद्र में उतार दी थी। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तब यूरोप के बाकी देशों को भी नए रास्ते और नई जगहों की खोज का जुनून जो है वो चढ़ गया था। 1453 में क्या हुआ था, ओटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। इससे ये हुआ कि जो भारत और यूरोप के बीच में जो परंपरागत व्यापार मार्ग थे वो बंद हो गए थे। यूरोप के व्यापारी अब ऐसे एक नए रास्ते की तलाश में थे जो उन्हें सीधे भारत तक पहुंचा सके। इसी खोज में पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा ने मई 1498 को भारत के दक्षिणी तट पर पहली बार कदम रखा, जो कि स्थान था कालीकट, जो कि आज का केरल है। केरल के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारत और यूरोप के बीच सीधे व्यापार की शुरुआत की। तो यहाँ पर भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय लोग इंटर हुए थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। देखिए, भारत में आने वाले इन सभी लोगों का एक क्रम हम देख लेते हैं, जिससे कि हमको पढ़ना आसान हो जाएगा। फिर हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगालियों का आगमन हमको देखने को मिलता है। पुर्तगाल सबसे पहला यूरोपीय देश था जिसने भारत में कदम रखा था। वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट पर पहुंचा था और इस प्रकार भारत में यूरोपियों का प्रवेश हमको देखने को मिला। फिर 1602 में डचों का आगमन हमको देखने को मिलता है। पुर्तगालियों के बाद डच मतलब नीदरलैंड से भारत में लोग आए थे और उन्होंने मसूलीपट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश में अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करी। 1608 में अंग्रेजों का आगमन हमको देखने को मिलता है। अंग्रेजों ने 1608 में भारत में कदम रखा और अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो है गुजरात के सूरत में स्थापित किया। 1616 में हमको डेनिश का आगमन देखने को मिलता है। डेनमार्क के जो लोग थे ये 1616 में भारत में इंटर हुए थे और तमिलनाडु के तंजावुर जिले में त्रांकुबार में अपना व्यापार जो है इन्होंने शुरू किया था। 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हमको देखने को मिलता है। 1664 में भारत आए थे ये, पौंडीचेरी में अपनी कॉलोनी इन्होंने स्थापित करी थी। आगे चलकर 1757 में अंग्रेजी शासन की हमको शुरुआत देखने को मिल जाती है। 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद में भारत में अंग्रेजी शासन की औपचारिक शुरुआत जो है वो हमको देखने को मिलती है। इस घटना ने ब्रिटिशों को भारत में अपने प्रभाव को बढ़ाने का अवसर दिया था और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये बेसिकली हमारी टाइमलाइन है जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पुर्तगालियों के आगमन से। वास्को डी गामा पहले यूरोपियन थे जो भारत पहुंचे थे और इस यात्रा ने पुर्तगालियों के लिए नए व्यापार के दरवाजे खोल दिए थे। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे तो उस समय भारत का समुद्री व्यापार अरब व्यापारियों के हाथ में हुआ करता था। ये बात जो है पुर्तगालियों को रास नहीं आई। उन्होंने यहाँ पर व्यापार पर अपना नियंत्रण जमाने का प्रयास किया, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। जब वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आए तो उन्हें अरब व्यापारियों और कालीकट के जो शासक थे जमोरिन, उनके विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए थे। 1505 में पुर्तगाली सरकार ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला गवर्नर नियुक्त किया। इसके बाद 1509 में अफोंसो डी अबुकर्क गवर्नर बने, जिन्होंने 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ अली शाह से जीत लिया और गोवा को पुर्तगालियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र बना दिया। फिर 1530 में नीनो दा कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से दीव और बसेन पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करी। पुर्तगालियों ने भारत में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई फैक्ट्री भी खोली थी। सबसे पहली फैक्ट्री 1500 में कालीकट में स्थापित की थी, लेकिन 1525 में स्थानीय शासक के विरोध के कारण इसे बंद करना पड़ गया था। इसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1501 में कोच्चि में स्थापित की थी।
17वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे घटने लगा था। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का बढ़ता प्रभाव। पुर्तगाल पहले सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति था, लेकिन अब उसे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने कड़ी चुनौती जो है वो देना शुरू कर दिया था। ब्राजील की खोज के बाद पुर्तगालियों ने भारत से ज्यादा ध्यान जो है वो ब्राजील पर देना शुरू कर दिया था। ये भी एक कारण था। भारत में स्थानीय शासन, व्यापारी और जनता पुर्तगालियों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी, जिससे विद्रोह होना आम बात हुआ करती थी। तो इस तरीके से 17वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव जो है वो धीरे धीरे घटने लगा था। 17वीं सदी के अंत तक भारत में पुर्तगालियों का नियंत्रण सिर्फ दमन, दीव और गोवा तक ही सीमित रह गया था। एक समय पर जो पुर्तगाली भारत में सबसे ताकतवर विदेशी शक्ति थे, उनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया था। अब हम बात करते हैं डचों का भारत में आगमन की। 1602 में डचों का आगमन हमको देखने को मिलता है। पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाले दूसरे यूरोपियन जो थे वो कौन थे? डच लोग थे, नीदरलैंड से थे। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार के इरादे से कदम रखा था। डचों ने सबसे पहले 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टम मतलब आंध्र प्रदेश में स्थापित की थी। ध्यान रखिएगा, इस चीज को इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1610 में तमिलनाडु के पुल्लिकट में एक बस्ती बनाई। डचों का उद्देश्य क्या था? भारतीय व्यापार पर अपना अधिकार जमाना, और इसके लिए उन्होंने पुर्तगालियों को हराकर व्यापार का नियंत्रण भी हासिल कर लिया। डचों के विस्तार और उनकी फैक्ट्रियों को लेकर डिस्कस करें तो गुजरात में सूरत, ब्रोच, कंबे और अहमदाबाद में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी। केरल में कोचीन में, बंगाल में चिंसूरा, बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश में आगरा और तमिलनाडु में पुलिकट पर। इन फैक्ट्रियों के माध्यम से डचों ने भारत में मसालों और अन्य उत्पादकों का व्यापार जो है वो शुरू किया और भारतीय व्यापार पर अपना प्रभाव भी बढ़ा लिया। हालांकि डचों का प्रभाव जो है ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता चला गया, डचों को चुनौती मिलने लगी थी। 1759 में बैटल ऑफ वेदारा में ब्रिटिशों ने डचों को हरा दिया और इसके बाद से भारत में डचों का पतन शुरू हो गया। धीरे धीरे भारतीय व्यापार पर डचों का नियंत्रण खत्म हो गया और ब्रिटिशों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो ये डचों का प्रभाव हमको देखने को मिला भारत में। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अंग्रेजों की, मतलब ब्रिटिश लोगों की। तो फ्रेंड्स 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए एक कंपनी थी उसको विशेष अधिकार दिया। ये कंपनी कौन सी थी? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी के पहले गवर्नर थॉमस स्मिथ थे। कंपनी ने शुरुआत में व्यापारिक उद्देश्य से भारत का रुख किया। 1609 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की अनुमति लेकर पहुंचे, परंतु पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिल सकी। हालांकि बाद में अंग्रेजों को फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल जाती है और 1611 ईस्वी में कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टम मतलब आंध्र प्रदेश में स्थापित की। इसके साथ ही 1613 में सूरत में भी कंपनी को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत सर थॉमस रॉ मुगल सम्राट के दरबार में पहुंचते हैं। उनकी बातचीत सफल रहती है, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिशों को भारत में कहीं पर भी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। इसके बाद कंपनी ने 1619 में आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, ब्रोच यहाँ पर भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1639 में कंपनी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास, जो कि वर्तमान चेन्नई है, वहां का क्षेत्र प्राप्त किया और यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। यह किला दक्षिण भारत में उनका प्रमुख केंद्र बना। 1661 में पुर्तगाल के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के विवाह के दहेज के रूप में बॉम्बे को ब्रिटिशों को सौंप दिया गया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया और 1687 में कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया। बंगाल उस समय सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था। 1651 में फ्रेंड्स बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति दे दी। धीरे धीरे कंपनी ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की। अंग्रेजों का मानना था कि अगर हमने बंगाल पर कब्जा कर लिया तो धीरे धीरे हम पूरे इंडिया पर कब्जा कर लेंगे। 1698 में कंपनी ने सुतानुती, गोविंदपुर और कलकत्ता की जमींदारी 1200 रुपए में हासिल कर ली। यहाँ पर फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, जो बाद में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। आगे चलकर यहाँ पर जो 3 विलेजेस थे बाद में चलकर कोलकाता शहर बने। देखिए फ्रेंड्स,
ईस्ट इंडिया कंपनी और अदर यूरोपियन कंपनीज के बीच में इंडिया में ट्रेड को कंट्रोल को लेकर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट और वॉर जो है हमको देखने को मिले। बंगाल उस समय सबसे संपन्न राज्य माना जाता था और यहाँ पर ट्रेड करना भी बहुत ही ईजी था। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहती थी, लेकिन इस वजह से बंगाल के नवाब खुश नहीं थे। इसी कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में दो इंपॉर्टेंट वॉर हमको देखने को मिलती है। अंग्रेजों का था कि अगर हम बंगाल पे कब्जा कर लेंगे तो धीरे धीरे हम पूरे इंडिया पर कब्जा कर सकते हैं। सन 1700 के आसपास बंगाल एक बहुत ही अमीर राज्य था। यहाँ के नवाब खुद को मुगल एम्पायर के अधीन मानते थे, लेकिन रियल में बंगाल को अपने तरीके से चलाया करते थे। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को अपने कंट्रोल में लेने लगी। देखिए फ्रेंड्स, बंगाल में अलग अलग समय पर अलग अलग नवाब हमको देखने को मिले। एक बार हम उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्शिद कुली खान की। मुर्शिद कुली खान की बात करें तो 1706 से लेकर 1727 तक इनका समय रहता है। मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब माने जाते हैं। उन्होंने बंगाल को फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से स्ट्रॉन्ग किया था। इनका दरबार मुर्शिदाबाद में स्थित था। इन्होंने कलकत्ता पर भी अपनी नज़र रखी थी, जहां पर ब्रिटिश कंपनी अपना बेस बना रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं शुजाउद्दीन मोहम्मद खान की। मुर्शिद कुली खान के बाद में उनके दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान नवाब बने थे 1727 से लेकर 1739 तक। उन्होंने बंगाल में शांति बनाए रखी और ब्रिटिश कंपनी के साथ में सेटलमेंट भी करते रहे। इसके बाद में सरफराज खान जो है 1739 से लेकर 1740 के बीच में नवाब बनते हैं, लेकिन उनका शासन बहुत ही छोटा रहता है। उनके बाद में अली वर्दी खान जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। अली वर्दी खान एक शक्तिशाली नवाब थे। उन्होंने मराठाओं से बंगाल को बचाया हुआ था। इसके साथ ही बिहार और उड़ीसा तक अपने शासन का एक्सपांशन भी किया था। इनके बाद आते हैं सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान के बाद में उनके नाती सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं 1756-1757 में। जो सिराजुद्दौला था वो ब्रिटिश को बंगाल में ज़्यादा कंट्रोल नहीं देना चाहता था और इसके लिए उसने उनके खिलाफ में विद्रोह भी किया। यह विद्रोह ही बैटल ऑफ प्लासी का कारण बना था। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्लासी की लड़ाई। बैटल ऑफ प्लासी को 1757 में हुई थी। तो जून 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था प्लासी के मैदान में, इसीलिए इसे बैटल ऑफ प्लासी कहा गया। ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, क्योंकि उनके सेनापति जो थे मीर जाफर वो अंग्रेजों के साथ में मिल गए थे और सिराजुद्दौला के साथ में उन्होंने गद्दारी की थी। इस बैटल के बाद से बंगाल पर ब्रिटिश का इनडायरेक्टली कंट्रोल शुरू हो गया। इसके बाद मीर जाफर जो है वो वहाँ का नवाब बना। मीर जाफर की बात करें तो 1757 से लेकर 1765 के बीच तक का इसका टाइम हमको देखने को मिलता है। मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने नवाब बनाया रखा था, लेकिन यह नवाब ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ब्रिटिश को बंगाल के व्यापार में ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगा था। बंगाल की इकोनॉमी पर ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। आगे चलकर इन अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ब्रिटिशर्स के इंटरफेरेंस से परेशान होकर उसने क्या करा, उनके खिलाफ विद्रोह करने लगा। इसके लिए उसने क्या करा, अपनी कैपिटल मतलब राजधानी को मुंगेर शिफ्ट कर दिया और खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगा। मीर कासिम ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में मिलकर एक टीम भी बनाई और ब्रिटिशर्स के साथ में एक लड़ाई लड़ी। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई, ये बक्सर के मैदान में हुई थी, इसीलिए इसे बक्सर की लड़ाई कहा जाता है। कब हुई थी? 1764 में। इस लड़ाई में ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम और उसके साथियों को हरा दिया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल हो गया। प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाइयों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में शासन का जो मार्ग था वो मजबूत कर दिया। बंगाल पर विजय के बाद कंपनी ने धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों पर अधिकार करना शुरू कर दिया और यह यात्रा एक व्यापारिक कंपनी से शुरू होकर भारत पर पूर्ण कंट्रोल मतलब शासन तक पहुंच गई। तो इस तरीके से अंग्रेजों का भारत में हमको आगमन देखने को मिलता है और कैसे अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन जो है वो स्थापित किया, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन की हम बात कर रहे हैं तो अंग्रेजों के बाद कौन लोग आए थे? डेनिश लोग आए थे। डेनिश, जिन्हें नीदरलैंड के लोगों के रूप में भी जाना जाता है, 1616 में इन्होंने डेनिश एशियाटिक कंपनी की स्थापना करी। इसके कुछ ही वर्षों के बाद 1620 में उन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री त्रांकेबेर तंजौर में स्थापित की। डेनिश लोगों ने अपनी पहली ईस्ट इंडिया कंपनी सेरामपुर
बंगाल में स्थापित की, जो उनका मुख्यालय भी था। लेकिन डेनिश भारत में अपनी स्थिति को मजबूत अच्छे से नहीं कर सके। अंततः 1845 में अपनी सभी पोस्ट को ब्रिटिशों को ये बेचकर चल दिए। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंच लोगों की। तो फ्रेंच का आगमन हमको देखने को मिलता है फ्रेंड्स 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई और इसके बाद वे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पहुंचे। फ्रेंच कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार फ्रांस के राजा लुइस ने 50 वर्षों के लिए दिया था। फ्रेंच भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय थे। 1668 में फ्रेंच ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की, जिसका नेतृत्व फ्रांकोइस केरॉन ने किया था। इसके बाद में 1669 में मसूलीपट्टम में एक और फैक्ट्री की स्थापना की और 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की, जो कि फ्रेंच का मुख्यालय भी बना। देखिए, अंग्रेजों की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फ्रेंच लोगों की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच भारत में 3 प्रमुख युद्ध भी हुए थे, जिन्हें एंग्लो फ्रेंच या फिर एंग्लो कर्नाटिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन युद्धों में फ्रेंच की स्थिति कमजोर होती गई और आखिरकार 1760 के वांडी वॉश की लड़ाई में फ्रेंच की सैन्य और राजनीतिक शक्ति पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। इसके बाद फ्रेंच का पतन शुरू हुआ और अंग्रेजों ने भारत के व्यापार पर अपना पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत में अगर इन फ्रेंचों के पतन की बात करें तो फ्रेंच की तुलना में ब्रिटिशों की जो नौसेना थी, नेवी थी, वो बहुत ही मजबूत थी, जिससे उन्हें समुद्री मार्गों पर मजबूत पकड़ मिल सकी। ब्रिटिशों ने भारतीय शासकों के साथ में स्थायी और मजबूत राजनीतिक संबंध भी बनाए, जबकि फ्रेंच इस मामले में असफल रहे। इसके अलावा जो फ्रेंच लोग थे, उन्होंने अपने कमांडरों को बार बार बदला, जिससे उनके प्रशासन में कमजोरी आ गई। ब्रिटिशों के साथ जो इनका टकराव हुआ था, उससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। तीनों कर्नाटिक युद्ध में फ्रेंच लोगों को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें वांडी वॉश की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण थी। चलिए दोस्तों, अब एंग्लो फ्रेंच या फिर कर्नाटिक वॉर जिसे कहा जाता है, तीनों वॉर को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कर्नाटिक वॉर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ी गई ये 3 महत्वपूर्ण वॉर थी। ये वॉर मेनली साउथर्न इंडिया के कर्नाटक क्षेत्र, जो कि प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का पार्ट है, वहां पर लड़ी गई थी। पहला कर्नाटिक युद्ध की बात करते हैं 1746 से लेकर 1748 के बीच में हमको देखने को मिलता है। पहला कर्नाटिक युद्ध यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी युद्ध के प्रभाव से हुआ था। इस युद्ध का जो मुख्य कारण रहा वो ऑस्ट्रियन सिंहासन का उत्तराधिकारी था, जिसे लेकर यूरोप की कई शक्तियां असहमत थी। इस यूरोपीय संघर्ष का असर भारत पर भी पड़ा और यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर हमला करके ब्रिटिशों से इसे छीन लिया। इस युद्ध का नेतृत्व फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांकोइस डुप्ले ने किया था। कर्नाटिक के नवाब ने फ्रांसीसियों से मद्रास वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह लड़ाई सेंट थॉम के पास लड़ी गई थी। इस युद्ध का अंत 1748 में एक्सला शापेल की संधि से हुआ, जिससे यूरोप में यह युद्ध समाप्त हुआ और मद्रास को ब्रिटिशों को वापस लौटा दिया गया। इसके बाद में दूसरा कर्नाटिक युद्ध हमको देखने को मिलता है 1749 से लेकर 1754 के बीच में। दूसरा कर्नाटिक युद्ध कर्नाटिक और हैदराबाद के शासकों के उत्तराधिकार विवाद पर शुरू हुआ। दोनों राज्यों में सिंहासन के दावेदारों का समर्थन ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों ने अपने अपने हितों के अनुसार किया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, जबकि ब्रिटिशों ने मोहम्मद अली का समर्थन किया। इस युद्ध के मुख्य क्षेत्र अरकोट और तिरुचिरापल्ली थे। 1751 में ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने अरकोट पर हमला करके इसे चंदा साहिब के कब्जे से मुक्त कर दिया। 1754 में पौंडीचेरी की संधि के साथ इस युद्ध का अंत हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों ने मोहम्मद अली को कर्नाटिक का नवाब मान लिया। इस युद्ध के बाद में फ्रांसीसियों का राजनीतिक प्रभाव जो है वो कमजोर पड़ गया और ब्रिटिश और भी मजबूत हो गए थे। इसके बाद में तीसरा कर्नाटिक युद्ध आता है 1756 से लेकर 1763 के बीच में। तीसरे कर्नाटिक युद्ध का कारण 7 वर्षीय युद्ध था, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वैश्विक संघर्ष था। यह युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में दक्षिण भारत में नियंत्रण के लिए अंतिम और निर्णायक संघर्ष देखने को मिलता है। 1760 में वांडी वॉश की लड़ाई निर्णायक साबित हुई, जिसमें ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट ने फ्रांसीसी जनरल काउंट दे लाली को हरा दिया। इसके बाद में 1761 में ब्रिटिशों ने पौंडीचेरी पर भी कब्जा कर लिया, जिससे फ्रांसीसियों को आत्मसमर्पण करना पड़ गया। इस युद्ध का अंत 1763 में पेरिस की संधि से हुआ, जिसमें जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर जो अपना नियंत्रण था
वो खो दिया था और केवल पौंडीचेरी और कुछ छोटे मोटे जो क्षेत्र थे उन पर ही उनका अधिकार बचा था। तो इन 3 कर्नाटिक युद्धों के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया और फ्रांसीसी शक्ति भारत में लगभग समाप्त हो गई। इसके बाद में अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को मजबूत करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इस नीति के तहत उन्होंने भारत में राजाओं, नवाबों और अलग अलग समुदायों के बीच में फूट डालकर अपना शासन जो है वो भारत में स्थापित कर लिया। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस किया भारत में यूरोपियंस का आगमन, कैसे भारत में यूरोपियन लोग जो है वो इंटर करे और किस तरीके से भारत में उन्होंने शासन स्थापित किया। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने टेस्ट दे रखा है, अच्छे से ध्यान से आपने पढ़ ही लिया है। तो अब टेस्ट की प्रैक्टिस करो, जितनी बार बार टेस्ट लगाओगे अच्छे से क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स मध्यकालीन भारत कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है आधुनिक भारत। सन 1800 के बाद से ही आधुनिक भारत जो है वो स्टार्ट माना जाता है। 1857 के विद्रोह से हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत। ठीक है, तो मिलते हैं आधुनिक भारत वाले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।